हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपीज। तो डिसोल्यूशन जो चैप्टर है ये आपके वैसे आप क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे कुछ तो वही चीजें होंगी जो आपने क्लास 12 में पढ़ी है, मतलब जो क्लास 12 में जितनी बातें आपने पढ़ी वो तो आपको पढ़नी है, प्लस इस चैप्टर में आप सीए फाउंडेशन लेवल पे कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बेसिकली आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट है जो न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है आपके सीए फाउंडेशन में। अगेन ये चैप्टर भी आपका पहले हुआ करता था सीए इंटर में, जहां से उठ के अभी आ गया सीए फाउंडेशन में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा, कुछ थियोरेटिकल बातें करूंगा, बिकॉज हमारे एग्जाम में अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल बातें, जो कुछ बेसिक बातें हैं, वो करते हुए चलें। चलिए, तो अगर आप मेरे साथ भाई नोटिंग करते हैं, जो कि मैं ऑफकोर्स स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा, मेरे साथ जितना हो सके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लिख लिख के करें, क्योंकि लिख लिख के जितना पढ़ते हैं उतना ही हमारे दिमाग में वो रिटेन करता है और क्वालिटी ऑफ स्टडी बहुत अच्छी निकल के आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, इसलिए मैं चाहे किसी भी लेवल पर पढ़ाता हूं, मैं लिखता जरूर हूं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए चैप्टर की, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपीज। तो इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स क्लोजर ऑफ फर्म्स बिजनेस which results in end of relationship among partners। ठीक है, तो देखो भाई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है। जब भी आपकी पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो अपना बिजनेस बंद कर देती है, ठीक है, हम एक वर्ड यूज करते हैं लिक्विडेट करना, बिजनेस को लिक्विडेट करना या बिजनेस को वाइंड अप करना। तो जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पूरा बोलना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहां पे हम बोलते हैं बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनर्स के बीच का रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो खत्म हो जाता है। हम जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह में, वहां हम कहते हैं रिलेशनशिप चेंज होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिलेशनशिप चेंज होता है, खत्म नहीं होता। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम बोलते हैं जो पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस। अच्छा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जब बिजनेस बंद हो रहा है तो नेचुरल सी बात है, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं। फुल स्टॉप। एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज आर सेटल्ड। ठीक है, तो भाई जिस दिन हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं उस दिन हमारे क्या होता है, एसेट्स होते हैं। कुछ भाई बैलेंस शीट में एसेट्स आ रहे हैं, बैलेंस शीट में कुछ लाइबिलिटीज आ रही हैं। हमने बोला हमें किताबें बंद करनी है, हमें अपनी बुक्स क्लोज करनी है, तो मतलब हमारे जितने भी एसेट्स आ रहे हैं उनको भी क्लोज करना है, हमारी जो लाइबिलिटीज आ रही है उसको भी क्लोज करनी है। तो एसेट्स को कैसे क्लोज करोगे, तो मोटा मोटा हम एसेट्स को क्या करते हैं, रियलाइज कर देते हैं। बोले तो एसेट्स बेच देते हैं, प्लांट बिक जाता है, मशीनरी बिक जाती है, जो भी फर्नीचर बिक जाते हैं, डेटर से पैसा रियलाइज हो जाता है, एंड सो ऑन। और लाइबिलिटीज के केस में क्या करते हैं भाई, लाइबिलिटीज उधारियां हैं तो उसको हम सेटल कर देते हैं, पे कर देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप यही सीखोगे कि भाई ये बुक्स जो क्लोज करने की हम बात कर रहे हैं ये कैसे होता है, कि किताबें बंद करनी है। सिंपल भाषा में बैलेंस शीट हमारी खड़ी है डिसोल्यूशन की डेट पे,
बैलेंस शीट को पूरा खत्म करना है, क्लोज करना है। पर बैलेंस शीट के दो साइड है, एक एसेट साइड है, एक लाइबिलिटी साइड है। तो एक तरफ एसेट्स को क्लोज करना है, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज को क्लोज करना है। तो कैसे ये क्लोजिंग का प्रोसेस चलता है, कैसे हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं, एसेट्स रियलाइज कैसे करते हैं, कैसे लाइबिलिटीज को सेटल करते हैं, मतलब ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में सीखनी होती है। अब बहुत जरूरी बात, क्या लिखो, और इसके ऊपर तो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, इवन क्लास 12th में भी बच्चों को ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता था। तो पहले लिखना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो एक मैंने टर्म बोला डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक टर्म मैंने बोल दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या ये दोनों एक ही चीज है? चाहे मैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलूं, चाहे मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलूं, या सॉरी चाहे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलूं, चाहे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलूं सिर्फ, तो क्या ये एक ही चीज है? द आंसर इज नो। तो बोथ आर डिफरेंट। तो इसके बीच में हम साइन लगाते हैं, नॉट इक्वल टू। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग चीज होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज होती है। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हमने क्या बोला? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है क्लोजर ऑफ बिजनेस। यही बोला हमने, क्लोजर ऑफ बिजनेस, मतलब फर्म हमारी बंद हो रही है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है चेंज इन रिलेशनशिप। मतलब एक जगह पार्टनरशिप बंद हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, रिलेशनशिप खत्म हो रही है, एक जगह रिलेशनशिप चेंज हो रही है, जिसको आप बोलते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जैसे कि एडमिशन पे होता है, रिटायरमेंट पे होता है, डेथ पे होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे होता है, अमेलगमेशन होती है जब फर्म्स की, तो होता है। क्लियर हो रहा है? तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है अलग चीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज है। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस काफी पॉपुलर क्वेश्चंस चलते हैं भाई। जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का चैप्टर पढ़ाया जाता है, चाहे किसी भी लेवल पे, भाई सीए, किसी प्रोफेशनल कोर्स में, या इवन फॉर दैट मैटर 12th में जब पढ़ाया जाता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया गया है। तो मैं आज का आपको एक होमवर्क दूंगा, रेफर डिफरेंस ऑन पेज नंबर 10.204। ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होगे, ऐसा मैं मान रहा हूं, क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। डिसोल्यूशन आप इस चैप्टर में पढ़ लोगे, डिसोल्यूशन के बारे में हम इसी लेक्चर में सारी बातें कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बातें, ऑफ कोर्स नॉट पूरा चैप्टर, बट इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेंगे, कॉन्सेप्चुअल बातें। तो उसके बाद फिर आप डिफरेंसेस जरूर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स में यू कैन इजीली एक्सपेक्ट। ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 4 to 5 मार्क्स में यू कैन एक्सपेक्ट। और आईसीआई का भी ये फाउंडेशन लेवल में एटलीस्ट अकाउंट्स में काफी फेवरेट क्वेश्चन रहता है डिफरेंसेस पूछने का। कई बार पूछते हैं, जैसे वो पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो ये डिफरेंसेस पूछने का बड़ा शौक है आईसीआई को। तो यहां पे भी मुझे लगता है इजीली डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो पेज नंबर मैंने आपको की स्टडी मटेरियल, जो नई स्टडी मटेरियल उसका बता दिया, वहां से आप एक बार रीड कर लेना। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत बड़ी टेबल दे रखी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट वर्ड टू वर्ड रटना नहीं है, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो 5 to 6 पॉइंट्स आप एटलीस्ट इजीली लिख सकते हो। ये बस आपको इंश्योर करना है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप सिंसियरिटी से इतना एक छोटा सा मेरा काम जरूर करेंगे। ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ज्यादा हैं वो करानी है आज के लेक्चर में। ये पढ़ा के मैं टाइम नहीं आपका लगाना चाहता। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालना सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है। इसको एक और वे में पूछा जा सकता है या बोला जा सकता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कैसे कैसे होता है, या डिसोल्यूशन रादर कब कब होता है, क्या क्या सिचुएशंस में डिसोल्यूशन हो सकता है या होता है। ठीक है। तो एक एक करके लिखना। पहला है बाय म्यूचुअल
एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो सारे पार्टनर्स ने मिलकर फैसला लिया, एग्री करा कि चलो अब हमें अपनी फर्म को क्लोज कर देना चाहिए, लिक्विडेट करना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो भाई ऐसे हो सकता है भाई, ठीक है, एग्रीमेंट हो गई, म्यूचुअली सब मान गए तो हो गया, डिसोल्यूशन कर देते हैं। दूसरा, ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म फॉर विच पार्टनरशिप वॉज फॉर्म्ड। तो कभी कभी भाई ओरिजिनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बोला ही जाता है कि भाई हम इतने सालों के लिए मिलकर पार्टनरशिप में काम करेंगे। तो जब वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, हमने बोला हम 5 साल पार्टनरशिप में काम करेंगे, 5 साल खत्म हो गए, तो अब फर्म को डिसॉल्व कर दो, खत्म। तो टर्म खत्म हो गई, जिस टर्म के लिए हमने बनाई थी पार्टनरशिप, तो डिसोल्यूशन हो जाता है। थर्ड, इसी से मिलता जुलता एक और सर्कमस्टेंस बनता है आपका, कंप्लीशन ऑफ वेंचर फॉर विच पार्टनरशिप वॉज एंटर्ड इनटू। ठीक है, मतलब यहां हम बोल रहे कि हमने साल नहीं सोचे थे कि 5 साल के लिए पार्टनरशिप में काम करेंगे, हमने पर्टिकुलर कुछ प्रोजेक्ट बोला था। हमने बोला कि यार हम एक ब्रिज बनाएंगे, हमने एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो वो ब्रिज हम बनाएंगे पार्टनरशिप में। वंस वो ब्रिज बन के तैयार हो गया, मतलब जो इस काम के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी वो हो गया खत्म, तो हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। ठीक है, तो कंप्लीशन ऑफ वेंचर फॉर विच पार्टनरशिप वाज एंटर्ड इनटू, कोई भी हो सकता है। ब्रिज तो मैंने एक ऐसी छोटा सा एग्जांपल लिया, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस हो सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, वेंचर्स, है ना, या कोई और अंडरटेकिंग हो सकती है जिसके लिए हमने अपनी फर्म बनाई थी, पार्टनरशिप बनाई थी, तो वो खत्म, तो आप फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स सब कुछ ओरिजिनल एग्रीमेंट में ये लिखा होगा। इसी प्रकार से डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो कभी कभी तो भाई फर्म में अगर कोई पार्टनर है वो मर गया, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस केस में भी डिसोल्यूशन हो जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स इफ प्रोवाइडेड इंडीड। मतलब अगर हमारी ओरिजिनल एग्रीमेंट ही ऐसी थी कि हमने पहले से बोला था कि भाई हमारी फर्म में अगर जब भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो हम अपनी फर्म बंद कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, तो उस केस में डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस में भी आपका डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो नोट करना, मैंने यहां अ पार्टनर लिखा था, मतलब कोई एक पार्टनर, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो गई या एक पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी डिसॉल्व हो सकती है फर्म, प्रोवाइडेड हमारी डील में ये पहले से हमने डिसाइड कर रखा हो। ठीक है, और चलो 5वां लिखना, ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम्स इंसॉल्वेंट। मतलब एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। हमारी फर्म में 4 पार्टनर थे, 4 में से 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, एक नहीं रहा, एक अकेला बेचारा खड़ा रह गया, तो भी आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार से 6 पे लिखना, बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब जो बिजनेस हम कर रहे थे वो अनलॉफुल हो गया, इलीगल हो गया आप कह सकते हो, तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। अब ध्यान रखना, इन दोनों भी सिनेरियोज में जो मैंने 5th और 6th पॉइंट लिखा, यहां पे जो डिसोल्यूशन होता है वो कंपल्सरीली होता है, तो यहां पे लिख देते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है भाई, आप ये नहीं कह सकते कि भाई एग्रीमेंट होगा तो ही करेंगे, नहीं, यहां पे इन दोनों सिचुएशंस में आपको पक्का पक्का मतलब कंपल्सरीली डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। कब? या तो ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, या तो बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स अनलॉफुल। तो इन दोनों सिनेरियोज में या इन दोनों सर्कमस्टेंसेस में आपको कंपल्सरीली डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। इसके अलावा 7th पॉइंट, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल,
तो पार्टनरशिप एट विल के बारे में मैं बिलीव करता हूं आपके सीए फाउंडेशन में लॉ है जिसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी सिलेबस में है, तो मैं मान के चलता हूं कि भाई ये सारी चीजें आपने वहां पे भी पढ़ी होगी। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल अ पार्टनर गिव्स नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। तो पार्टनरशिप एट विल मतलब यही होता है कि भाई जब चाहो आप अपनी पार्टनरशिप बंद कर सकते हो। तो उस केस में अगर कोई पार्टनर ने डिसोल्यूशन के लिए नोटिस दे दिया तो उस केस में भी डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, 8वां पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो कभी कभी तो भाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ती है। अब कोर्ट कब कब ऑर्डर दे सकता है, कौन सी सिचुएशंस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है डिसोल्यूशन के लिए, मतलब कब कब ऐसे, मतलब कौन से केसेस है जहां पे अदालत जो है, कोर्ट है, वो टांग अड़ा सकता है कि नहीं नहीं अब हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको अपनी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो वो केसेस भी आपको पता होने चाहिए। वेयर, पहला तो कैसे रोमन में 1 2 3 करके लिख देते हैं। पहला, अ पार्टनर, तो ध्यान रखना ये कंपलसरी नहीं बोल रहा है। ये जो सिचुएशंस हम लिखेंगे यहां हम बात कर रहे हैं कोर्ट कब ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। यानी कि अनसाउंड माइंड का मतलब पार्टनर की दिमागी हालत खराब हो गई, पार्टनर दिमाग से बीमार हो गया बोलना चाहिए, मेंटल इलनेस हो गई मानो। तो उस केस में हो सकता है कोर्ट ऑर्डर कर दे कि आपको फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। या फिर इसी प्रकार से अ पार्टनर सफर्स फ्रॉम परमानेंट इनकैपेसिटी। तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर वाले से मतलब सिमिलर सा पॉइंट लग सकता है कि कुछ और ऐसा हो गया, अनसाउंड माइंड का नहीं हुआ लेकिन पार्टनर के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई कि अब उसकी इनकैपेसिटी हो गई, मतलब वो कैपेसिटी उसकी रही नहीं कि वो एज अ पार्टनर एक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया और पार्टनर पैरालाइज हो गया, परमानेंटली पैरालाइज हो गया। तो मतलब जो भी, अब ये सब्जेक्टिव मैटर है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई परमानेंट इनकैपेसिटी है भी कि नहीं है। ठीक है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पर है। तो इस केस में भी कोर्ट बोल सकता है कि आप फॉर्म डिसॉल्व करो। या फिर अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो कोई पार्टनर है जिसने कुछ गलत काम किया, गलत ढंग से काम किया, कुछ भी ऐसा मतलब गलत ढंग से काम किया जिसको मिसकंडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कोर्ट नाराज होकर बोल दे कि नहीं नहीं भाई आपके पार्टनर तो नालायक हैं, जब देखो मिसकंडक्ट करते रहते हैं, गलत ढंग से बिजनेस करते हैं, जो भी है ना। एक पार्टनर है भाई, वो उतरा और उसने पता नहीं सबके साथ रोड के बीचों बीच लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, सबको मारना शुरू कर दिया, कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी प्रकार का मिसकंडक्ट हो सकता है ना। क्लाइंट आया कोई या कस्टमर आया आपकी ऑफिस में, पार्टनर पागल हो गया, उसने उठा के थप्पड़ लगा दिए। मतलब मैं भी तो मजाक कर रहा हूं लेकिन आप समझ गए कि भाई कुछ भी गलत काम कर दिया, फ्रॉड। यहां जो ज्यादा मिसकंडक्ट का मतलब होता है फ्रॉड, किसी पार्टनर ने कुछ फ्रॉड कर दिया किसी के साथ, किसी कस्टमर के साथ या किसी के साथ भी, तो उसको भी मिसकंडक्ट में बोला जाता है। तो यहां पे भी कोर्ट बोल सकता है कि नहीं नहीं आप अपनी फर्म डिसॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली मतलब बार बार, परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर बार बार अपनी एग्रीमेंट का उल्लंघन करता रहता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का बार बार वायलेशन करता रहता है। तो यहां पे भी कोर्ट बोल सकती है क्या, डिसोल्यूशन करने के लिए। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 5 ही हुए ना, राइट, 4 हुए, सॉरी, 1 2 3 4। और क्या केसेस हो सकते हैं, फिफ्थ,
transfers his interest oblique share to a third party. ठीक है, तो सिंपल है, मतलब एक पार्टनर ने अपना शेयर एक्चुअली किसी और को ट्रांसफर कर दिया। इन अदर वर्ड्स वो खुद कह रहा है कि मैं पार्टनर नहीं रहा। तो यहां पे भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये मैं कब ये नहीं कह रहा कि यहां पे इन केसेस में कंपल्सरीली डिसोल्यूशन होगा ही होगा, नहीं जी नहीं। कोर्ट अगर बोलेगा तो होगा। इन सिचुएशंस में कोर्ट बोल सकता है डिसोल्यूशन करने के लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि होगा ही होगा। बच्चे समझते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दो केसेस जो मैंने बताई जहां पे होगा ही होगा डिसोल्यूशन, वो क्या था? एक जहां पे बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तो ये आपने अपने आई थिंक क्लास 12 में भी फंडामेंटल्स चैप्टर में पढ़ा था। वैलिड पार्टनरशिप के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो वहां पे भाई एक पॉइंट होता था लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। तो अब आपका बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया तो आपकी पार्टनरशिप वैलिड नहीं रही, तो यहां पे कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर भाई एक पार्टनर को छोड़ के सारी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो भाई कहां से बिजनेस कर लोगे आप? बात समझ आ रही है? क्योंकि पार्टनर की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब पार्टनर ही सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रही नहीं एक प्रकार से, तो वहां पे भी आपकी बेसिकली पार्टनरशिप बिगड़ जाएगी। लेकिन ये जो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ये कोर्ट के बोलने पे होगा, हमेशा नहीं होगा, कोर्ट के बोलने पे। चलो बाकी भाई देख, ध्यान रखना, लॉ नहीं पढ़ रहे हम, फिर भी मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि यहां से एक्सपेक्टेड होते क्वेश्चंस आने के, तो इसलिए मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूं। बट ये लॉ नहीं पढ़ रहे, तो कोई बच्चा ये ना समझे ये पढ़ते हो कि हम लॉ पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या, अगर वैसा हो तो क्या। वो लॉ पढ़ते वक्त सोचना। अकाउंट्स में हमारे थोड़ी देर में अकाउंटिंग पार्ट पे आ जाएंगे, तो हमारा मकसद है बेसिक समझ के अकाउंटिंग करना, राइट। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है भाई, क्या कर सकते हैं। बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। मतलब कोर्ट को लगता है कि आप तो बिजनेस करोगे तो लॉस में कर सकते हो, आप प्रॉफिटेबल कभी हो ही नहीं सकते, तो भी कोर्ट कह सकता है कि आप फर्म को डिसॉल्व कर दो, राइट। उसके बाद इट अपीयर्स टू बी जस्ट और इक्विटेबल। ठीक है, तो मतलब यहां पे तो मतलब छूट ही दे दी कोर्ट को एक प्रकार से। उन्होंने बोला भाई देखो, इसके अलावा अगर कोर्ट को किसी और कारण से जस्ट और इक्विटेबल लगता है, तो उस केस में मतलब सही लगता है सिंपल भाषा में, तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अगर उनको किसी और सिचुएशन में लगता है यही डिसोल्यूशन करना ही ठीक है, सबके हित में है, तो वो उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि हम मतलब कि आप फर्म डिसॉल्व कर दो। तो यहां पे एक प्रकार से खुली छूट ही दे दी पार्टनर कोर्ट को कि आप चाहो तो ऑर्डर देके फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये सारे वो सिचुएशंस हमने डिस्कस करे जहां पे डिसोल्यूशन हो सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक, बस थोड़ा सा और बच्चों, थोड़ा सा और करना है बस। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, और आपके स्टडी मटेरियल में भी गिवन है सारी चीजें, तो गिवन है तो भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए गिवन है भाई, अगर नहीं होती तो नहीं गिवन होती। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो यहां पे बच्चों एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसका एक सेक्शन याद रखना। देखो मैं लॉ तो नहीं पढ़ाता, तो मेरे को अब एग्जैक्टली पता नहीं कि लॉ में आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आप पढ़ते हो उसमें क्या क्या एग्जैक्टली चीजें आप कर लेते हो, लेकिन फिर भी यहां पे मैं बोलूंगा कि यहां पे एक सेक्शन नंबर याद रख लेना कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, कोई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन के आ जाए, तो आप सेक्शन नंबर के साथ लिख दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, मतलब आपके आंसर की क्वालिटी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहां पे मोटी मोटी मैं बोलूं तो दो बातें इस सेक्शन में बोली गई है जो हमें डिस्कस करनी है। पहली बात, लॉस ब्रैकेट में इंक्लूडिंग deficiencies of capital is paid first out of profits, then out of capital, lastly by partners in their
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और लिंक करने के लिए इसमें आप लिख दो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, तो उसी का एक कह सकते हो ये एप्लीकेशन हो गया लास्ट पॉइंट। तो बेसिकली कह रहा है भाई अगर कोई नुकसान है हुआ फर्म में, या कोई कैपिटल में डिफिशियंसी हो गई, सिंपल भाषा में यार क्रेडिटर्स को पैसे देने थे, लाइबिलिटीज चुकता करनी थी फर्म को, लेकिन फर्म के एसेट्स कम पड़ गए लाइबिलिटीज चुकता करने के लिए। तो अब वो बता रहा है आपको कि अगर कोई इसी प्रकार का नुकसान हो जाए, कुछ कमी हो जाए आपके कैपिटल में, आपके फंड्स में, तो वो कमी को कहां से फुलफिल किया जाएगा, फिल कहां से करोगे, वो कमी को कहां से पूरा करोगे। तो पहली प्रेफरेंस प्रॉफिट्स, अगर फर्म के पास कुछ और प्रॉफिट्स वगैरह हैं, कोई रिजर्व्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो वहां से मीट करोगे। अगर नहीं है प्रॉफिट्स या कम है वो भी, तो अगला प्रेफरेंस, अगला नंबर आप दोगे कैपिटल को, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल को, उसको भी यूज किया जा सकता है। मतलब क्या पार्टनर्स ये नहीं कह सकते नहीं 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 आप लाइबिलिटी मत पे करो, वो तो हमारा कैपिटल है, आप हमारा कैपिटल यूज करके लाइबिलिटीज मत पे करो, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूं अगर कैपिटल भी कम बढ़ जाए, बिल्कुल ही फर्म पे कुछ भी ना हो और अवेलेबल, तो भाई पार्टनर्स को भी घर से लाना पड़ सकता है। तो उस केस में पार्टनर्स घर से लेके आते हैं पैसा, या जो भी है पैसा ही लाएंगे और क्या लाएंगे, है ना, उस डेफिशिएंसी या नुकसान को फिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, है ना। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ते हैं, उसका मतलब यही तो होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कि अगर फर्म के एसेट्स कम पड़ जाए उनकी लाइबिलिटीज पे करने पे, तो उस केस में पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स लाके लाइबिलिटी पूरा करेंगे, वो अनलिमिटेडली लाइबल है अपने फर्म की लाइबिलिटीज के लिए। तो बस यही बात यहां पे बोली हुई है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मेरे हिसाब से वो अगला एरो है, लिखो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग एडिशनल अमाउंट contributed by partners। ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, यानी कि हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, फर्म जब डिसॉल्व होती है तो क्या होता है, देखो समझना बात को, तब आप इस टॉपिक को ढंग से लिंक कर पाओगे। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म देखती है, देखो हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग कैश, और एक हमारी लाइबिलिटीज है। तो फर्म क्या कहती है कि भाई कैश के अलावा जो बाकी एसेट्स हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है, डेटर्स हैं, उनको हम कैश में रियलाइज कर लेंगे। तो कैश है भाई, कैश तो जो ऑलरेडी पड़ा है बैंक में, जो बैलेंस पड़ा है वो तो ठीक है, उसके अलावा जितने एसेट्स हैं उनको हम कैश में रियलाइज करके हम अपने एसेट्स को कैश में कर देंगे। अब इसको यूज करके फर्म क्या करेगी, अपनी लाइबिलिटीज को सेटल करना शुरू करेगी। यही होगा, एसेट्स को कैश में रियलाइज करो और फिर फर्म की लाइबिलिटीज जो है उसको पे करना शुरू करो। तो ये अब जो हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि भाई ठीक है, अब ये जो एसेट्स हमने चाहे कैश में रियलाइज कर लिया, जो भी है, इसको जब हम सेटल करना शुरू करेंगे, लाइबिलिटीज को बेसिकली अपनी लाइबिलिटी साइड को खाली करना शुरू करेंगे, तो किस ऑर्डर में लाइबिलिटीज पे करोगे। अगर मैं बोलूं फर्म की लाइबिलिटी साइड की मैं बात करूं, मैं फर्म की बैलेंस शीट बना के ऐसे रखती लाइबिलिटी साइड की बात करूं, तो क्या क्या चीजें आती है, पार्टनर्स का कैपिटल भी आता है यहां पे। अगर पार्टनर का कोई लोन है, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो वो भी आता है। और फर्म की आउटसाइड लाइबिलिटीज भी आती है, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, तो इस प्रकार से आउटसाइड लाइबिलिटीज भी आती हैं, है ना। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं ये सारी चीजें आती हैं। तो अब ये सेक्शन जो है, और स्पेसिफिकली जब ये पार्ट पढ़ रहे हैं, सब सेक्शन है बेसिकली सेक्शन 48 का, कि एसेट्स को आप कैसे अप्लाई करोगे। तो ये बताता है कि ये जो आपने एसेट्स इकट्ठा करे, इसको आप ये जो पे करना शुरू करोगे किस ऑर्डर में करोगे। भाई अब ऐसे टाइम हो सकता है ना, पार्टनर्स आके बोले नहीं नहीं पहले हमारा कैपिटल दो, हो सकता है पार्टनर्स भाग के आके बोले नहीं नहीं पहले हमारा लोन दो, लेंडर्स क्रेडिटर्स बोलेंगे नहीं नहीं पहले हमारा पैसा दो, सबके बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो यहां पे सेक्शन 48 आपको बता रहा है कि झगड़ा नहीं करने का, हम बताएंगे कि आपको किस ऑर्डर में ये एसेट्स को यूज करना है, किस ऑर्डर में पे करना है अपनी लाइबिलिटीज को, मोटा मोटा समझ आ रहा है।
ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या बोला होगा भाई, सेक्शन 48 ने क्या बोला? कानून बहुत सिंपल है भाई, देखो कानून सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं, इन जनरल कहता है भाई आउटसाइडर्स की प्रायोरिटी है। आप जो ओनर हो वो देख लो भाई, आपने तो जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो एज अ बिजनेसमैन आपको तो रिस्क के लिए रेडी रहना है, लेकिन उन बेचारे आउटसाइडर्स की क्या गलती, क्रेडिटर की क्या गलती? भाई आप अपनी फर्म बंद कर रहे हो तो उस बेचारी क्रेडिटर की क्या गलती है? तो आपका डिसीजन है या आपकी वजह से बंद हो रही है? तो पहला नंबर भाई आउटसाइडर्स का है, ठीक है। तो खबरदार पार्टनर जो आगे आके खड़े हो गए, पहले आउटसाइडर्स को पूरा करो फिर आके आना, ठीक है। तो देखो उन्होंने बोला पहले नंबर पे तो कैसे कैसे करके लिखेंगे इसको हम, देखो बुलेट पॉइंट पे लिखते हैं, ऐसे इस तरह से लिख देते, चलो 1 इन पेइंग डेट्स टू थर्ड पार्टीज, बोले तो आउटसाइड लाइबिलिटीज, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना स्टार, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है या कई बार डाल दिया जाता है, पार्टनर्स स्पाउस लोन इज ऑल्सो डेट फ्रॉम थर्ड पार्टी। समझ आ रही बात? तो कई बार क्वेश्चन वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है, सपोज एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तो लाइबिलिटी में वो एक्स वाई जेड के कैपिटल के अलावा एक्स वाइफ लोन या एक्स स्पाउस लोन या वाई स्पाउस लोन इस तरह से दे देता है, बल्कि वो भाई बहन भी दे देता है, ब्रदर्स लोन। तो मतलब ये बता रहा हूं कि पार्टनर्स तो चलो ठीक है, पार्टनर्स तो ओनर है, वो अंदर घर के लोग हैं, लेकिन पार्टनर्स के अगर कोई रिश्तेदार की लाइबिलिटी है, जैसे मोस्ट कॉमनली स्पाउस की लाइबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, तो वो भाई आउटसाइड लाइबिलिटीज ही हैं। फर्म को मतलब नहीं कि भाई वो पार्टनर के रिश्तेदार हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, पति पत्नी जो भी हैं, लेकिन वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटसाइडर्स हैं। तो अगर कोई पार्टनर के स्पाउस का लोन है तो वो भी पहले नंबर पे आ जाएगा, वो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर किसका? आउटसाइड लाइबिलिटीज का। दूसरा नंबर इन पेइंग पार्टनर्स लोन, ठीक है, मतलब ये लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज पूरी करने के बाद दूसरा नंबर अब किसका आ जाएगा? पार्टनर के लोन का, कैपिटल का नहीं, पार्टनर के लोन का, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा नंबर फाइनली किसका आएगा? इन रीपेइंग पार्टनर्स कैपिटल्स। फाइनली अगला नंबर किसका आएगा? आउटसाइडर्स को पे कर दिया, पार्टनर का लोन पे कर दिया, फिर जो पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस है उनका नंबर आएगा। और पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस भी दे दिए, वो भी खत्म हो गए, आउटसाइड लाइबिलिटीज भी पे कर दी, पार्टनर का लोन भी रीपे कर दिया, और पार्टनर्स का जो कैपिटल जो है बैलेंस है वो भी रीपे कर दिया उनको, वो भी लौटा दिया। उसके बाद भी हमारे एसेट्स बच गए, उसके बाद भी हमारे पास पैसा बच गया। तो क्या करोगे? अगर इसके बाद भी कुछ बच गया तो रेजिड्यू यानी कि बैलेंस इफ एनी अगर बच जाता है, तो ये सब करने के बाद, तीनों चीजें पूरी करने के बाद, तो इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भाई ये तो सरप्लस है एक प्रकार से, नाउ दिस इज अ सरप्लस। सारी लाइबिलिटीज कैपिटल वगैरह सब रीपे होने के बाद भी अगर एसेट्स बच गए तो ये मोटा मोटा फायदा है, सरप्लस है। तो फिर वो फायदा किसका? पार्टनर्स का ही, अल्टीमेटली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में चलता है, पहला नंबर आउटसाइड लाइबिलिटीज का, फिर पार्टनर्स के लोन का, फिर पार्टनर्स के कैपिटल का, और उसके बाद अगर रेजिड्यू जो बच गया, बैलेंस बच गया, वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यहां तक ओके हो गया। तो बेसिक बातें हमारी ये थी यहां पे। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द अकाउंटिंग पार्ट। तो फटाफट से अब हम अकाउंटिंग पार्ट में आएंगे। तो अब फटाफट से मेन हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें एक्चुअली, जिसमें हमें मेहनत करनी है, सबसे पहले हमें सीखना है अकाउंटिंग।
तो मेन तो एक्चुअली में यही सीखना है हमको, अकाउंटिंग फॉर क्लोजिंग ऑफ बुक्स। तो हमने बोला फर्म के डिसोल्यूशन पे क्या होता है, किताबें बंद करी जाती हैं, एसेट्स बेचे जाते हैं, लाइबिलिटीज को सेटल किया जाता है। अब इन सब चीजों की अकाउंटिंग कैसे चलती है, तो यहां पे लिखो ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कोर्स, अभी लिख देता हूं, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जिस प्रकार से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जैसे चैप्टर्स में हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी डिसोल्यूशन की बात आती है, जब भी बिजनेस बंद करने की बात आती है, तो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करा जाता है सर, रियलाइजेशन अकाउंट। तो दिस इज द मेन अकाउंट, आप कह सकते हो इस चैप्टर में सबसे जो मेन अकाउंट होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट ही होता है। हालांकि इसके अलावा भी और अकाउंट भी बनाने पड़ते हैं हमको, केस टू केस, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लेकिन सबसे मेन अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये इस चैप्टर का एक यूनिक अकाउंट है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बाकी चैप्टर्स में भी बनाते हैं, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट इज द मेन अकाउंट कह सकते हो। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। तो जनरली क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में, रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ ऑफ कोर्स मतलब बुक्स पूरा क्लोज करने के लिए आता है, जिसमें आपको सारे अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट, तो दिस इज द नॉर्मल टी शेप्ड अकाउंट, कोई अनोखा अकाउंट नहीं है, ये भी नॉर्मली जैसे टी शेप्ड अकाउंट बनते हैं बिल्कुल वैसे ही बनता है, लेकिन इसमें थोड़ी चीजें ज्यादा आती है, बस दिक्कत ये है। तो साफ साफ करना भाई, मैं साफ साफ करूं ना करूं, अगर आप लिख रहे हो तो भाई साफ साफ लिखना, जितना साफ साफ लिखोगे आपको बाद में रिवीजन करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं है ना। चलो, ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। चलिए अब समझना बात को, ठीक है। नाउ सीरियस, नाउ वी हैव टू बी सीरियस। अभी तक हम टाइम पास कर रहे थे, मैं तो बोलूंगा अब थोड़ी सीरियस बातें हमें करनी है। मैं थोड़ा सा यहां पे साइड पे आ जाता हूं, इधर आके आपसे चर्चा करता हूं। बनाना मत, अब जो मैं बना रहा हूं खिचड़ी पकाऊंगा, हो सकता है मैं कुछ भी टाइम पास करूं, वो मत करना। जो चीज बस मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा, आपको बस मेन वो चीज पे फोकस करना, बाकी इधर उधर मैं दूसरे जो भी पेन से लिखूंगा इधर उधर या बनाऊंगा, वो आपको ना बनाना है ना उस पर ज्यादा कुछ गौर करना, सिर्फ बात को समझ लेना है। हमने बोला डिसोल्यूशन के टाइम हमें अपनी फर्म क्लोज करनी है और अपने बुक्स को क्लोज करना है। मेनली बुक्स क्लोज करने का मतलब, अगर आप बोलोगे बच्चों, बुक्स क्लोज करने का सिंपल मीनिंग होता है कि अपनी बैलेंस शीट खत्म करनी है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के अलावा, बैलेंस शीट आइटम्स के अलावा जो चीजें बच जाती है वो बचती क्या है, वो नॉमिनल नेचर की चीजें बचती है, उसके कोई बैलेंसेस होते ही नहीं भाई। अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बोलूंगा तो तीन तरह के मोटे मोटे अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के जो बैलेंसेस है वो आपकी बैलेंस शीट में कवर हो जाते हैं लाइबिलिटीज और एसेट्स में मिला के। इसके अलावा नॉमिनल अकाउंट तो आपको पता है उसके कोई बैलेंसेस कभी होते ही नहीं, नॉमिनल अकाउंट तो खुलता है और फिर वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है, यही होता है ना। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी डेट पर आपके पास अल्टीमेटली जो भी डिसोल्यूशन हो रही होगी जिस भी डेट पे, आपके लाइबिलिटीज एंड एसेट्स के बैलेंसेस होंगे, पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस होंगे, नॉमिनल के नहीं होंगे कभी भी। क्लियर हो रहा है? तो आपका मकसद है आपको अपनी पूरी बैलेंस शीट खाली करनी है, मोटा मोटा। तो बैलेंस शीट खाली करने का मतलब है आपके एसेट्स आ रहे हैं उनको खाली करना है, आपकी लाइबिलिटीज आ रही है उनको खाली करना है। तो हमने बोला सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को खाली करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमारा बैलेंस शीट है, हमारी बैलेंस शीट है, हम बैलेंस शीट को ऐसे, अगर जैसे मैं मोबाइल को बैलेंस शीट समझना, हम बैलेंस शीट को ऐसे खाली कर देते हैं किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहले मैं एसेट्स की बात करता हूं। मैंने बोला एसेट्स खाली करने हैं, मतलब मुझे एसेट्स उड़ाने हैं बैलेंस शीट से। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, आपको ये बात पता है। तो डेबिट बैलेंस को उड़ाने के लिए मुझे उनको क्या करना चाहिए सर, उनको क्रेडिट करना चाहिए। तो इसका मतलब एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, जर्नल वर्नल सब लिखवाऊंगा, लेकिन अभी ऐसे लिख रहा हूं, टू एसेट अकाउंट। तो डेबिट किसको करोगे सर, डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो होता क्या, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और उसके डेबिट साइड पर हम सारे एसेट्स को डाल देते हैं। समझ आ रही बात?
तो ये मैं क्यों बता रहा था यहां पे लिखने के लिए। तो डेबिट साइड पे हम शुरू करते हैं एसेट्स को खाली करना। तो टू एसेट्स, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं लिखना टू एसेट्स, इंडिविजुअली एक एक एसेट हमको लेना पड़ता है इंडिविजुअली, ठीक है। और इनकी क्या वैल्यू आती है भाई, बुक वैल्यू आती है। बुक वैल्यू का मतलब समझते हो ना, जो वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है वो आती है, बैलेंस शीट की वैल्यू। अब हमने बोला सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, मतलब एसेट साइड, तो एसेट साइड पे बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन आंख बंद करके एक एक चीज नहीं खाली करनी। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमें यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में खाली नहीं करना होता, वो अलग से बाद में क्लोज होता है। क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या है, धीरे धीरे आपको ये भी सीख लोगे वो कैसे क्लोज होता है। तो मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, ये वाली चीज लिखना, हालांकि मैंने बोला ब्लैक पेन से वाली चीजें लिखनी है, लेकिन ये मैं ब्लू पेन से जो लिख रहा हूं वो भी लिख लेना। तो एक्सेप्ट कैश बैंक, तो एसेट साइड पे कैश और बैंक आता है, वो नहीं यहां पे डालना, ठीक है, वो नहीं डालना। इसके अलावा कैसे लिखे, पीएनएल डेबिट बैलेंस, यानी जिसको आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोलते हैं। तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस हमें एसेट साइड पे दिखता है, तो उसको नहीं दिखना, यहां पे खाली करना, ठीक है, वो अलग से क्लोज होगा, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा जो हम बाद में सीखेंगे। इसी प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट का अगेन डेबिट बैलेंस। तो आई थिंक आपको यह भी पता होगा कि अगर कैपिटल या करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है पार्टनर्स के, तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे नजर आता है, राइट। तो वो भी हमें यहां पे खाली नहीं करना। इसके अलावा लोन टू पार्टनर, ध्यान से लोन टू पार्टनर बोल रहा हूं, यानी फर्म ने जो लोन पार्टनर को दिया हुआ है, तो फर्म के लिए वो एसेट है, तो लोन टू पार्टनर एसेट साइड पे आता है। तो ये चीजें हमें यहां पे खाली नहीं करनी, समझ आ रही है। लेकिन सर इंक्लूडिंग गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, ये क्लैरिफिकेशन के लिए पॉइंट है, ये एक्सेप्शन नहीं है भाई, ध्यान से लिख लेना, अपने हिसाब से लिख लेना अगर आपको बाद में लगे तो। ये क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है एसेट साइड पे, तो वो खाली होगी यहां पे, वो परचेज्ड गुडविल है, आपको पता है ओनली परचेज गुडविल हमारी बैलेंस शीट में नजर आती है। तो दैट इज अ प्रॉपर इंटेंजिबल एसेट जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, तो वो आपको यहां पे उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में खाली करना है। तो क्या चीजें नहीं लेनी, सिर्फ गिन के 3-4 चीजें नहीं लेनी, कैश बैंक नहीं लेना, पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा एसेट साइड पे नहीं लेना, पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा नहीं लेना, और लोन टू पार्टनर अगर कोई है तो वो नहीं लेना। बाकी सारी चीजें लेनी है इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल भी लेनी है। ये क्लैरिफिकेशन के लिए बोला जाता है, क्योंकि हमें कभी कभी डाउट हो सकता है कि गुडविल है बैलेंस शीट में आ रही है, तो सर ये राइट ऑफ होनी चाहिए, या कुछ भी दिमाग में खुराफाती ख्याल आ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार से बच्चों अब जरा लाइबिलिटी खाली करने की बात करते हैं। अब ऐसी सोचना है आपको, लाइबिलिटीज की जो बैलेंसेस आते हैं, जो बेसिकली सारी चीजें लाइबिलिटी साइड में आती हैं, उसकी क्रेडिट बैलेंस आता है। अब मैंने बोला मुझे इनको उड़ाना है, खत्म करना है, तो इनको खत्म करने के लिए क्या करोगे आप, क्रेडिट बैलेंसेस को खत्म करने के लिए उनको डेबिट करेंगे। तो यहां पे हमें लाइबिलिटीज को डेबिट करना है, तो कोरिस्पॉन्डिंगली डबल एंट्री सिस्टम है भाई, अगर कोई चीज डेबिट कर रहे हो तो कोई चीज क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। इसका मतलब लाइबिलिटीज को खाली करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो आओ फटाफट से क्रेडिट साइड पे आते हैं, लिखते हैं बाय लाइबिलिटीज। और वैसे यहां पे क्लियर कर देता हूं, यहां आउटसाइड लाइबिलिटीज की बात होती है, वो अभी हम एक्सेप्शंस लिख देंगे इसके भी, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बाय लाइबिलिटीज, ऑफ कोर्स ये भी इंडिविजुअली डालेंगे एक एक करके, ये नहीं कि सीधा लाइबिलिटीज लिख के शॉर्टकट मार दिया, नहीं, एक एक लाइबिलिटी हमें अलग से यहां पे दिखानी पड़ेगी, और इसकी भी बुक वैल्यू, बोले तो बैलेंस शीट की वैल्यू। अब यहां पे भी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट कौन सी लाइबिलिटी नहीं डालनी। लाइबिलिटी साइड में बहुत सारी चीजें आती हैं, सब कुछ आता है, मतलब जो भी है, क्रेडिट बैलेंसेस बेसिकली सारे आते हैं, तो क्या नहीं डालना, एक्सेप्ट लिखो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। तो लाइबिलिटी साइड में अगर पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट आ रहे हैं वो नहीं डालना, रिजर्व्स आ रहे हैं रिजर्व्स नहीं डालने, जनरल रिजर्व या जो भी है रिजर्व्स नहीं डालने। इसके अलावा और क्या नहीं डालना, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है जिसको आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हो, तो वो अगेन लाइबिलिटी साइड पे दिखता है, लेकिन वो नहीं डालना। इन बाकी चीजें जो मैं कह रहा हूं नहीं डालनी, उनका क्या करना है वो आपको आगे समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है।
जिनको अपनी 12th याद होगी उनको तो वैसे पता होगा क्या करना है, जिनको नहीं याद है, जो भूल गए हैं, वो बिल्कुल परेशान मत होना। सारे अकाउंट आगे जाके क्लोज अल्टीमेटली होते ही होते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो चीजें नहीं जा रही वो अलग से क्लोज होती है, ये मतलब होता है। इसके अलावा एक लास्ट चीज, लोन बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो ये फर्म के लिए अब लाइबिलिटी है, तो ये कोरिस्पॉन्डिंगली लाइबिलिटी साइड में दिखेगी, ये नहीं डालना। लेकिन भाई क्लैरिफिकेशन, जब एसेट साइड पे क्लैरिफाई करा कुछ तो यहां पे भी करो सर, इसको क्यों खाली छोड़ना। तो इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑन एसेट, ये क्लैरिफिकेशन के लिए लिखना है भाई, इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑन एसेट, एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो एग्जाम्पल के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो अब देखो भाई बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे, मैं यहां एक और रफ बैलेंस शीट बनाता हूं, तो आपको पता है कि बैलेंस शीट में अक्सर कैसे चीज दिखाई जाती है, कुछ डेटर्स होते हैं और इसी में से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करते हैं और बाहर हम लोग नेट फिगर लिख देते हैं। लेकिन जब डिसोल्यूशन होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, एसेट्स को अलग लेना है, ये जो ग्रॉस डेटर की वैल्यू बेसिकली अलग से लेना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अलग से लेना है। तो ये जो ग्रॉस वैल्यू है ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगी जहां पे हम लोग एसेट्स को खाली करेंगे, और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे जाएगी जहां हम लाइबिलिटीज को खाली कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ये बस आपको क्लैरिफाई कर रखा है। तो जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐसे माइनस करके दिख रहा होगा डेटर्स में, तो सतर्क हो जाना कि आपसे गलती ना हो जाए, आप जल्दबाजी में ये वाली फिगर लेके चले जाओगे, लेकिन ये नहीं फिगर लेना। आपको ये ग्रॉस डेटर की जो वैल्यू है वो डेबिट साइड पे डालनी है रियलाइजेशन की, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो बैलेंस है वो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे डालना है, ठीक है। नहीं करोगे ऐसा तो आपके नंबर पूरे पूरे कटने के चांस है, इसलिए आपको ये मैं क्लियरली बता। अच्छा चलो, मेन चीजें ये हो गई, बाकी फटाफट से कंप्लीट करते हैं इस अकाउंट को, फिर मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखाऊंगा। इसके बाद क्या होता है, हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। अब नेक्स्ट स्टेप में होता है जो एसेट्स हैं उनको रियलाइज करना है कैश में, ठीक है, और जो लाइबिलिटीज है उनको सेटल करना है, ठीक है। एसेट्स रियलाइज करने हैं, लाइबिलिटीज सेटल करनी है, ये हमारा नेक्स्ट मेजर स्टेप होता है। तो अब एसेट्स रियलाइज करने की बात करते हैं, तो जो एसेट्स रियलाइज होते हैं वो हम यहां पे लिखते हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हम लिखते हैं एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश। अब ध्यान रखना वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो तो एसेट आपने यहां डेबिट साइड में ट्रांसफर करा वो रियलाइज हो रहा है कैश में, वो तो आएंगे, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा एसेट भी होता है जो बैलेंस शीट में था ही नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट था, वो भी रियलाइज हो गया, है ना। कोई डेटर था जो मैंने बैलेंस शीट में दिखाई नहीं रखा था, लेकिन वो रियलाइज हो गया, समझ रहे हो। तो वो भी आएगा यहां पे। और कौन सी फिगर आएगी, अगली इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थी, यहां पे फिगर आएगी रियलाइज्ड वैल्यू। मेरा रुपीस का यहां चल रहा था कॉलम, रियलाइज्ड वैल्यू, जितने रुपए रियलाइज कर रहे हो, जितने रुपए पे बिक रही है, सेल वैल्यू भी बोल सकते हो, वो फिगर यहां पे आएगी। समझ आ रही है बात। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई एसेट कैश में बेचते नहीं, पार्टनर घर लेके चला जाता है। तो अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करके चला गया, घर लेके चला गया, तो हम यहां पे लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिख देते हैं एसेट टेकन ओवर, ऑफ कोर्स बाय पार्टनर, टेकन ओवर, एसेट टेकन ओवर। और यहां वैल्यू आती है फिर से वही, यहां रियलाइज्ड वैल्यू वर्ड नहीं यूज कर सकते क्योंकि टेक्निकली कैश में नहीं रियलाइज हुआ, तो हम यहां बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। जिस वैल्यू पे पार्टनर टेक ओवर करके चला गया एसेट, वो वैल्यू यहां पे आ जाती है, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। अगर हमको ये बात समझ आ गई, और यहां पे भी ध्यान रखना वेदर रिकॉर्डेड और नॉट, ये भी लिख दो भाई। यहां पे भी सेम कहानी, हो सकता है पार्टनर कोई रिकॉर्डेड एसेट ही लेके गया जो हमने ट्रांसफर करा था, हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट लेके गया। तो एसेट टेकन ओवर वेदर रिकॉर्डेड
और अनरिकॉर्डेड। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से फिर लाइबिलिटीज को पे किया जाता है, लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। तो यहां लिखेंगे लाइबिलिटीज पे करते हैं तो हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं टू कैश या बैंक। ठीक है, लाइबिलिटीज पे कर देते हैं तो टू कैश या बैंक। ठीक है, लॉजिक भी समझ लो, चलो लॉजिक भी बता देता हूं। एंट्रीज लिखेंगे तो वहां वैसे क्लियर हो जाएगा। हमने एसेट्स को बाय कैश बैंक लिखा, तो देखो एसेट्स दिखता है तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बस अब यहां पे हमने क्योंकि एसेट को उठाकर ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसकी जगह हम बस यहां पे लिख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो अकॉर्डिंगली हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डाल रहे हैं। इसी प्रकार से लाइबिलिटी पे होती है तो एंट्री होती है हमारी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी है। अब सेम कहानी है भाई, हमने लाइबिलिटी क्योंकि अब उठा के बैलेंस लाइबिलिटी करा नहीं, हमने अब उसको उठा के रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, तो इसलिए अब यहां पे हम रियलाइजेशन टू कैश कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आ रहा है। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, इसलिए ये डेबिट और क्रेडिट साइड में अकॉर्डिंगली आ रहा है। तो टू कैश या बैंक अकाउंट यहां आता है लाइबिलिटीज सेटल्ड इन कैश, लाइबिलिटीज सेटल्ड इन कैश, और यहां पे भी वही चीज वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। लाइबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, चाहे बैलेंस शीट वाली लाइबिलिटी हो जो हमने यहां पे ट्रांसफर करी है, हो सकता है कोई ऐसी लाइबिलिटी हो जो बैलेंस शीट में थी ही नहीं लेकिन वो हमें पे करनी पड़ गई, तो वो भी यहां पे आएगी। और क्या अमाउंट आएगा आप समझ गए, अमाउंट सेटल, जो अमाउंट एक्चुअली में पे करा, मैं बोल देता हूं अमाउंट पेड, थोड़ा बेटर क्लियर रहेगा आपको, वही मतलब है लेकिन बेटर थोड़ी शायद क्लैरिटी रहेगी। अमाउंट पेड, जो एक्चुअल अमाउंट पे करा, 1 लाख के क्रेडिटर्स थे लेकिन आपने 80,000 पे करा, तो यहां पे 80,000 फिगर आएगी, 1 लाख नहीं आएगी। 1 लाख तो आप यहां पे लिख चुके बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू। अब यहां एक्चुअल जो अमाउंट पे कर रहे हो वो आएगा। बात समझ आ रही है? और सेम वे में बच्चों, कभी कभी जैसे कोई पार्टनर एसेट घर लेके चला जाता है, टेक ओवर कर लेता है, हो सकता है कोई पार्टनर लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर ले, तो अगर ऐसा हुआ तो हम लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां आता है लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, और सेम कहानी वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। चाहे लाइबिलिटी रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती थी, चाहे कोई नई लाइबिलिटी हो जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती थी, सारी लाइबिलिटीज चाहे पे हो रही हो चाहे टेक ओवर हो रही हो, वो आपको यहां पे लेनी है। और यहां पे भी क्या आएगा, एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पे लाइबिलिटीज टेक ओवर हो गई वो आएगी। और उसकी टेंशन मत लेना, वो कुछ ना कुछ ढंग से क्वेश्चन वाला बताएगा। कभी कभी डायरेक्ट फिगर बताता है क्वेश्चन वाला, कभी कभी वो थोड़ी मैथमेटिकली बता देता है, उससे 10% कम 20% कम, ऐसे ऐसे करके कुछ गणित में बता देता है, लेकिन कुछ ना कुछ बताएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और क्या आता है, फिर ज्यादा कुछ खास चीज बची नहीं। कभी कभी क्या होता है, रियलाइजेशन हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो कुछ और डिसोल्यूशन के खर्चे होते हैं जिसको हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोल देते हैं या रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल देते हैं। जैसे रीवैल्यूएशन में भी कुछ रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, वैसे डिसोल्यूशन से रिलेटेड कुछ खर्चे होते हैं। कोई लीगल फीस हो सकती है, कुछ और भी फीस हो सकती है, ब्रोकर का कमीशन हो सकता है, आपने एसेट ब्रोकर के थ्रू बेचा तो ब्रोकर का कमीशन हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके अगर होते हैं तो वो भी हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं, तो टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। ठीक है, कि कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो गए, क्वेश्चन जो अगर बताएगा तो वेल एंड गुड, नहीं बताया तो फिर जीरो, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं है, तो यहां लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, तो मेन चीजें बच्चों आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ये आती हैं। उसके बाद अगले स्टेप पे आप रियलाइजेशन अकाउंट को फाइनली क्लोज करते हैं। वंस आपने सारी चीजें डाल दी, अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना होता है। तो बड़ा ही सिंपल है रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने का फंडा। अगर जो बैलेंस है आपका इधर बच जाए डेबिट साइड पे बैलेंस, तो इसको हम बोलते हैं गेन या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, टू गेन ऑन रियलाइजेशन। और हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जस्ट लाइक रीवैल्यूएशन। जैसे रीवैल्यूएशन में इधर बैलेंस बचता था तो हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बोलते थे और उनको पार्टनर्स के रेशियो में, पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करते थे। बिल्कुल सेम चीज यहां पे भी। और इसी प्रकार से अगर बैलेंस इधर बच जाए
तो इधर बैलेंस बचने का मतलब होता है कि लॉस हुआ रियलाइजेशन पे, तो हम बोलते हैं उसको बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ये भी ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगेन जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन लॉस, इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट के इधर बैलेंस बचता है तो हम रिवैल्यूएशन का लॉस बोलते हैं, और पार्टनर्स के कैपिटल में इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बिल्कुल सेम वे में यहां पे भी सेम काम होता है। ठीक है, अच्छा वैसे पूछ ही नहीं जाती लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में रहता है जर्नल एंट्रीज। तो बहुत सारी एंट्रीज तो जो ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड है वो तो आपको डायरेक्टली रियलाइजेशन से देख के समझ आ जाएगी, और कोई इसके अलावा कुछ और एंट्रीज भी होती है एक्स्ट्रा जो हमें करनी होती है। तो जल्दी जल्दी से मेरे साथ जर्नल एंट्रीज भी आप कवर कर लो। ठीक है, तो पहले तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट चेक कर लेना, रियलाइजेशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। मैंने पूरा आपको एग्जॉस्टिवली बता दिया डिटेल में कि रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे कैसे कौन सी चीज आती है। बाकी ऑफ कोर्स जब क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल तो और वहां क्लैरिटी तो मिलती है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज तो जल्दी जल्दी लिखूंगा, थोड़ा मैं यहां पे टाइम बचाने के लिए स्पीड में रखूंगा इस बात को। ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हम कर देते हैं एसेट्स को, तो उसकी एंट्री चेक कर लेना क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। 12th में इसकी जर्नल एंट्रीज भी बहुत पूछी जाती थी, बट यहां पे थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेड होता है, मोस्टली लेजर अकाउंट्स आते हैं, बट स्टिल जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली जर्नल एंट्रीज से पोस्टिंग होती है लेजर्स में, राइट। तो हमें जर्नल एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, तो इसकी क्या एंट्री होगी सर, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ऑफ कोर्स इंडिविजुअली लेते हैं, चाहे आप रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो चाहे आप जर्नल एंट्री बना रहे हो, इंडिविजुअली लेना है आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज को टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद थर्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, हमने बोला एसेट्स या तो रियलाइज होते हैं कैश में या टेकन ओवर हो जाते हैं बाय पार्टनर, तो इसकी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट। अगर कैश या बैंक के थ्रू रियलाइज हो रहा है या पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट समझ गए ना, मैं दोबारा लिखूं तो नहीं या लिख दूं, यहां आती है भाई अमाउंट रियलाइज्ड या टेकन ओवर के केस में एग्रीड वैल्यू। चलो जी, फोर्थ लाइबिलिटीज सेटल्ड, लाइबिलिटीज सेटल्ड या टेकन ओवर। ऑफ कोर्स यहां पे भी हमने वही बात बोली थी, लाइबिलिटी सेटल भी हो सकती है या टेकन ओवर भी हो सकती है। उस केस में एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर कैश या बैंक के थ्रू सेटल हो रही है, सॉरी, और अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है बोलना चाहिए, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे भी वही है, अमाउंट सेटल या अमाउंट पेड, और टेकन ओवर के केस में एग्रीड वैल्यू, सब कुछ गिवन होगा जो भी है। ठीक है, बाकी कुछ इससे रिलेटेड नोट है वो मैं आपको बाद में लास्ट में लिखवा दूंगा, पहले हम एंट्रीज पूरी कर लेते हैं। 5th नंबर, अगली एंट्री लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर यानी कि लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी थी क्रेडिट साइड पे, तो यहां हमने बोला था लोन बाय पार्टनर नहीं आएगा। तो अब मैं धीरे धीरे करके मतलब स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ एक बार में नहीं सीख सकते, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि बाकी चीजों का कैसे क्लोज होता है। भाई बाकी अकाउंट्स भी तो क्लोज तो करने हैं ना भाई। लोन बाय पार्टनर लाइबिलिटी अकाउंट साइड पे आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, जब पूरी बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो हमें अल्टीमेटली सारी चीजें ही क्लोज करनी है। लोन भी क्लोज करना है, रियलाइजेशन में नहीं भी ट्रांसफर किया तो भी क्लोज करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो लिखो इट इज डायरेक्टली सेटल्ड इन कैश। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली कैश में ही सेटल कर देते हैं।
तो उसकी एंट्री होती है लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, मतलब जैसे क्या नॉर्मल लाइबिलिटी पे करने की जो एंट्री करते हो, टू कैश अ बैंक अकाउंट। और स्टार डाल के एक बात लिख लो, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेटलमेंट इफ एनी इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अगर सेटलमेंट में कोई फायदा या नुकसान है तो वो चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर का लोन था 10,000 रुपए का, लेकिन हमने सेटल किया 8,000, फुल सेटलमेंट मतलब उनको 10,000 के लोन के बदले 8,000 ही पे करके काम खत्म कर दिया। तो यहां पे फर्म को 2,000 का फायदा हो गया कि भाई 10,000 का लोन था, पे करना पड़ा सिर्फ 8,000, तो 2,000 का फायदा हो गया। या उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है, लोन था 10,000 का, सेटल किया 12,000 एक्चुअली में, तो 2,000 का नुकसान हो गया इसको उस केस में। तो इस तरह का अगर कोई सेटलमेंट पे फायदा या नुकसान है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर जब आएगा तो वहां पे हम देख भी लेंगे सीधा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, लोन टू पार्टनर। अब लोन बाय पार्टनर निपटा दिया तो लोन टू पार्टनर भी क्लियर कर दो ना। तो लोन टू पार्टनर का क्या होता है, इट इज जनरली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर का लोन है वो हम लोग ट्रांसफर सीधा उनके कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, टू लोन टू पार्टनर। ठीक है, और यहां पे भी वही बात है, मतलब अगर कोई फायदा नुकसान हुआ तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। होता नहीं जनरली क्वेश्चन में, तो मैं ज्यादा उस पर गौर नहीं कर रहा। 7th, रिजर्व्स एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। धीरे धीरे करके, ठीक है, तो देख लो जो चीजें हम रियलाइजेशन में नहीं एडजस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी बात है, मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूं। तो रिजर्व या पीएनएल का जो क्रेडिट बैलेंस है इसका क्या करते हैं, तो ये कुछ नहीं है। रिजर्व्स हो चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो, मतलब पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो, ये पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके रेशियो में। जस्ट मतलब लाइक हम एडमिशन और बाकी चैप्टरों में करते हैं, सेम काम यहां पे भी करते हैं। तो एंट्री होती है रिजर्व्स या फिर जो भी है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, यहां पे मैं हर जगह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज कर रहा हूं, करंट अकाउंट नहीं यूज कर रहा, तो समझ जाना जानबूझ के कर रहा हूं। ठीक है, करंट अकाउंट का यूज नहीं होता, यहाँ पे कैपिटल का ही यूज होता है। इवन इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड वहां पे भी हम कैपिटल अकाउंट का यूज करते, करंट अकाउंट यूज नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना। 8, लॉसेस, या ऐसे बोला है, लॉसेस नहीं लिखते, ऐसे लिख देते डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, मतलब लॉस हो गया, एंड फिक्टिशियस एसेट्स। मैंने ऊपर फिक्टिशियस एसेट्स लिखा था क्या? एक मिनट रुक जाओ यार, मैं भूल गया, मैं मिस तो नहीं कर गया भाई? फिक्टिशियस एसेट्स भी एक्सक्लूडिंग में लिखना था क्या? मैंने लिखा था या मैं भूल गया? यहां मैं फिक्टिशियस एसेट्स भूल गया, सॉरी बच्चों। तो यहां पे एक्सेप्शंस में फिक्टिशियस एसेट्स भी लिखना है। फिक्टिशियस एसेट्स भी हम यहां नहीं करते, लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, वो भी नहीं करते, तो वो भी लिख लेना यार। जैसे मतलब पीएनएल का डेबिट बैलेंस नहीं लेते, वो भी यहाँ पे नहीं लेते। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा मतलब हल्का सा ऐसे लिख लेना पेन से, फिक्टिशियस एसेट भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक्सक्लूड करते हैं जब हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स भी आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखते हैं, तो वो भी नहीं ट्रांसफर करते। तो एनीवे उनकी क्या, इसकी क्या एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये भी चीजें सब कैपिटल अकाउंट से सीधा एडजस्ट हो जाती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल का डेबिट बैलेंस और टू फिक्टिशियस एसेट, जिसमें जनरली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से दिखता है हमको, ये फेवरेट रहता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो भी नाम से है, वो यहां पे हम लोग लिख देते हैं। ऑफ कोर्स ये भी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहां पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और यहां पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिजर्व्स वगैरह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं,
और पीएनएल का लॉस का मतलब बेसिकली बैलेंस है या फिक्टिशियस एसेट है, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ कर देते हैं। और लास्ट में फिर फाइनली सब कर आने के बाद मतलब एक और था रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक पॉइंट और था रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो इसकी क्या एंट्री होती है, सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया। अगला गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो फाइनली हमने बोला था रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसमें या तो प्रॉफिट या गेन निकलता है, लॉस निकलता है, ठीक है। तो उसकी क्या एंट्री होती है, तो या तो भाई गेन होगा ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, या तो लॉस होगा ऑन रियलाइजेशन। तो गेन है तो उसकी एंट्री क्या होगी, लॉस है तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो गेन है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसी प्रकार से अगर लॉस एंड रियलाइजेशन तो क्या एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। 10 पॉइंट्स हो गए। 11वां पॉइंट लिखो, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हमने ऊपर बोला था भाई पार्टनर्स करेंट अकाउंट का चाहे डेबिट बैलेंस हो, चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे एसेट साइड पे आ रहा हो, चाहे लाइबिलिटी साइड पे आ रहा हो, वो भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। ये होगा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। भाई जब फर्म में फिक्स्ड कैपिटल मेथड चल रहा है तब आपको ये बैलेंस दिखेगा। तो इसका क्या करना है, इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो जब भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिखेगा तो उसको चुपचाप उठा के हम लोग कर देते हैं ट्रांसफर पार्टनर्स के कैपिटल में। तो एंट्री क्या होती है भाई, या तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखेगा। बात समझ रहे हैं, आ रही है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो उसकी क्या एंट्री होगी भाई, पार्टनर्स करेंट का अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे, तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और डेबिट किसको करोगे, कहां ट्रांसफर कर रहे हो, कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑफकोर्स जिस भी पार्टनर का मतलब एबीसी पार्टनर है, ए का करेंट अकाउंट है तो ये ए के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, बी का करेंट अकाउंट है बी की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, सी का करेंट अकाउंट है सी की कैपिटल में करेंगे, ठीक है। तो यानी कंफ्यूज होना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे क्या करेंगे, ऑफकोर्स जिसका करेंट अकाउंट है उसी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है बोले तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में नजर आ रहा है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो उसका क्या करोगे, तो सर करेंगे क्या, मतलब उसको भी उठा के कैपिटल में डालेंगे, लेकिन क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट किसको करोगे, कैपिटल को, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही बात है, जिसका करेंट अकाउंट का बैलेंस है उसके कैपिटल में जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन में फिर सब कुछ करने के बाद फाइनली कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उसमें जो भी चीजें हैं, जो भी हमने जितनी भी बातें सीखी ऊपर अभी तक कि जो चीजें कैपिटल में जाती है अकॉर्डिंगली उसकी सब पोस्टिंग वोस्टिंग कर लेते हैं, और फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो लिखो अगला पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लोज कहना चाहिए, क्लोजिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखो वी हैव टू प्रिपेयर
partners capital account and balance is transferred to cash या बैंक अकाउंट। इसका मतलब जो सेटलमेंट होती है कैपिटल की वो भी फाइनली कैश या बैंक से होती है। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, क्वेश्चन में देखेंगे ऑफ कोर्स, वहां जो भी बैलेंस बच जाएगा, सब कुछ पोस्टिंग डालने के बाद, ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद, सारी चीजों की पोस्टिंग होने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो कैश या बैंक अकाउंट से होगा, क्लोज। ठीक है, तो यहां पे भी वही दो बातें हो सकती है भाई, सब कुछ कर कराने के बाद हमारा क्रेडिट बैलेंस ही बच रहा है, मतलब कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है, या फिर कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस बच रहा है। मैं ऐसे लिख दूं, क्रेडिट बैलेंस बोले तो एक तरह से पॉजिटिव बैलेंस, और डेबिट बैलेंस बोले तो एक तरह से नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो जो क्रेडिट बैलेंस है इसको हम सरप्लस बोलते हैं, कि कैपिटल का सरप्लस बैलेंस है जो हम पार्टनर्स को लौटा देते हैं। तो पॉजिटिव बैलेंस है कैपिटल का जो फर्म लौटा देगी पार्टनर्स को, तो इसको हम लौटा देते हैं बेसिकली। तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल का, डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, तो इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, जिसका जिक्र ऊपर भी किया था सेक्शन नंबर 48 की जब बात करी थी, वहां भी यूज किया था डेफिशिएंसी। वो इस डेफिशिएंसी की बात हुई थी कि यहां पे डेफिशिएंसी हो गई पार्टनर के कैपिटल में, कमी हो गई, नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो ये हम पार्टनर से कैश में मंगवाते हैं। क्या बोला था हमने, अनलिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनर की, अगर आपकी नेगेटिव बैलेंस है तो लेके आओ घर से, कैश लेके आओ घर से, हमें नहीं पता। तो एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो 12 पॉइंट्स हो गए। 13वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ कैश या बैंक अकाउंट। तो लास्ट स्टेप हमारा होता है जिसमें हम फाइनली कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। उसमें सारी जो भी कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो डाल दिया, जो भी हमने कैश या बैंक से एंट्रीज करी, जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में कैश या बैंक अकाउंट की एंट्रीज करी, उसकी सारी क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है। सब कुछ करने के बाद एट द एंड खूबसूरती ऐसी है, जो भी हम पूरी अकाउंटिंग यहां फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती ऐसी है कि लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट जो आप बनाओगे इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद इट टैलीज, ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, दैट इज इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। यानी कि इसमें कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं। जो ये अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं डिसोल्यूशन पे, इसकी खूबसूरती ऐसी होती है कि लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट बना के वो अपने आप टैली कर जाता है। ठीक है, कोई इत्तेफाक से नहीं करता, उसके पीछे डबल एंट्री सिस्टम ही है अल्टीमेटली, लेकिन वो टैली कर जाता है। बात समझ में आ रही है? यस। इसके बाद बस लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें थोड़े से ध्यान रखने हैं। पहला, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन settlement of any liability, then it is assumed that it is settled at book value. ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला 3 लाइबिलिटीज दे रखी थी क्वेश्चन में, लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की क्लैरिटी दे दी क्वेश्चन ने, लोन की दे दी, क्रेडिटर के बारे में नहीं बताया कि क्रेडिटर को हमने पे किया कि नहीं पे किया। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि क्रेडिटर को पे कर दिया कैश में, वो भी एट बुक वैल्यू, जितने रुपए की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे उसी वैल्यू पे हमने पे कर दिया, राइट। इसी प्रकार से इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, किसी पर्टिकुलर एसेट के बारे में क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि भाई वो रियलाइज हुआ नहीं हुआ, कितने में बिका, क्या हुआ,
तो क्या मैं हम मानते हैं, देन इट इज अज्यूम्ड दैट इट रियलाइज्ड नथिंग। तो फिर हम मानते हैं कि भाई एसेट बिका ही नहीं, है ना। तो सारे एसेट्स के बारे में बता दिया क्वेश्चन ने कि भाई ये इतने में बिका, ये इतने में टेकन ओवर हो गया। कोई एक एसेट था, मानो मशीनरी थी, उसके बारे में क्वेश्चन ने नहीं बताया कि वो रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो बिका ही नहीं, ठीक है। इट रियलाइज नथिंग, स्टेट अजम्पशन इन एग्जाम। ये मैं आपको सेफ साइड पे रहने के बोल रहा हूं कि भाई इस केस में अजम्पशन स्टेट कर देना, स्टेट अजम्पशन इन एग्जाम, ठीक है। जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड, ये ध्यान रखना कि इस केस में आप अजम्पशन अपनी स्टेट कर देना, ठीक है। चलिए, तो मैं मान के चलता हूं बच्चों कि आपको ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे। जितनी बातें अभी तक डिस्कस कर ली उसके ऊपर के हम क्वेश्चंस देखेंगे अपने स्टडी मटेरियल के, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी और भी छोटे छोटे टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स बच रहे हैं इस चैप्टर में, वो भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है आपका ये, तो उसके लिए आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे कंपनी अकाउंट्स के बहुत सारे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हमने करे थे वो ज्यादा लेंदी नहीं थे, बट ये थोड़ा सा लेंदी है, तो हम तसल्ली से करेंगे। भाई हमारे पास टाइम है और मैं तसल्ली से आपको कराऊंगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट बिफोर नेक्स्ट लेक्चर जितनी बातें मैंने कवर करी वो आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, अपने कुछ क्वेश्चंस भी देखना शुरू करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ आई, कोई भी बात अच्छी लगी, तो छोटा सा सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। अपने कमेंट्स डालना, कोई डाउट है या आप चाहते हो कि मैं कोई पॉइंट टेकअप करूं लेक्चर में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं देखूंगा, किसी तरह से कोशिश करूंगा कि अपने लेक्चर्स में उन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लूं। बाकी ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना दोस्तों के साथ, स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जो भाई सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन खुद ही कर रहे हैं विदाउट एनी क्लासेस। तो उनके साथ जरूर शेयर कर देना, क्या पता ये लेक्चर उनको किसी तरह से हेल्प कर दे। और आप शेयर करोगे तो मेरे को तो मदद और सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।